कोई कमी नहीं थी। इसमें और पानी डालने का काम कौन कर देता है? इसकी सहायक नदियां। अब आप नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ मेघालय है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो साइड के जो एरिया है ये पूरी तरह से पहाड़ वाले एरिया है सब। अब यहाँ पे तो बाढ़ आने के वाले जो साइड वाले एरिया है ये हो गए पहाड़, ये मेघालय भी हो गया पहाड़। अब बीच में फंस जाता है यहाँ असम। असम को ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती थी इसे जमुना कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी कई सहायक नदियां हैं जो मिलती हैं। यहाँ से आपकी लोहित नदी मिल जाती है, यहाँ पे सुब्रनासरी नदी आकर यहाँ मिलती है, यही इसमें एक और नदी दानसरी नदी आके मिलती है। यहाँ मानस राष्ट्रीय उद्यान के पास से एक और नदी मिलती है, मानस नदी मिल जाती है, यहाँ पे संकोच नदी इसमें आके मिल जाती है, और बांग्लादेश में जाके इसमें एक तीस्ता नदी भी मिलती है, लेकिन वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो इंडिया में ही देख रहे हैं आप इस नदियों में कितनी ज्यादा इसकी सहायक नदियां हैं, सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसकी पानी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। और ये 5000 मीटर से उतरने की वजह से इतना कचरा लेके आई रहती है कि इसकी तलहटी में इन पानियों को रखने का जगह नहीं होता है और ये अगल बगल में पूरी तरह से फैल जाती है। ये असम में जो बाढ़ की समस्या थी वो 1950 में कुछ ज्यादा हो गई। 1950 के दशक में यहाँ एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जिस वजह से यहाँ के टेक्टोनिक प्लेट में थोड़ी सी फेरबदल हो गई। उस वजह से यहाँ पर जो दरारें थी वो सब खिसक गई और ये आने लगी ये भूकंप के बाद से। इन बाढ़ से अरुणाचल प्रदेश इसलिए बच जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से पहाड़ है, नागालैंड भी बच जाता है, मणिपुर बच जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय बच जाते हैं। अब इसमें घिर कौन जाता है? तो बीच वाला जो व्हाइट वाला एरिया है ये घिर जाता है। अब ये एरिया जो असम है ये पूरी तरह से पैक हो जाता है चारों ओर से पहाड़ से। अब ये भूटान भी पूरी तरह से पहाड़ है, ये पूरा तरह से लबालब हो जाता है बाढ़ की वजह से। और ये हमेशा हर साल यहाँ समस्या आ जाती है असम में और बिहार में। ये असम में बाढ़ लाने वाली नदी में मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र हो गई। अब बिहार में देखते हैं कि कौन सी नदी बाढ़ लाती है। देखिए अगर आप बिहार को भी देखेंगे ज्योग्राफिकली तो बिहार जो है इसके ऊपर ये वाला आपका देश हो गया आपका नेपाल। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ है और बिहार के नीचे ये झारखंड है। झारखंड जो है वो भी तो पहाड़ी पठारी एरिया है, वो भी ऊंचा एरिया है। तो नेपाल से भी पानी जो आएगा वो बिहार की ओर आएगा और झारखंड से भी जो नदियां पानी लाएंगी वो बिहार में पलट देंगी। और ज्योग्राफिकली देखेंगे पूरा हिंदुस्तान का ऊपरी भाग तो वो पूरब की ओर ऐसे झुका हुआ है इस तरह से। तो यूपी से भी जितनी नदियां हैं उसका भी टोटल का टोटल पानी कहां चला आएगा? बिहार में। अब ये बिहार में चारों ओर से पानी आ जाता है तो बिहार इस तरह से धंसा हुआ है, मतलब ये ऊपर से भी धंसा हुआ है और नीचे से भी धंसा हुआ है और इधर का पश्चिमी भाग उठा हुआ है, इसलिए यहाँ की सारी नदियां इस डायरेक्शन में आने लगती हैं। बिहार का जो निचला भाग है वहां की जो नदियां हैं वो बाढ़ नहीं लाती हैं क्योंकि उनमें ज्यादा पानी नहीं होता है। वो बहुत ही बड़े ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ से नहीं निकलती हैं, वो झारखंड से निकलती हैं। इसमें आप देखेंगे तो करमनासा नदी इस साइड में है और सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल और यहाँ अजय नदियां ये नीचे से जाके इसमें पानी मिला देती हैं। लेकिन ये बाढ़ लाती नहीं है, गंगा में बाढ़ लाने में मदद कर देती हैं क्योंकि ये बीचों बीच से जो नदी गुजर रही है वो गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांट देती है। इस गंगा नदी में खुद ही पानी लबालब होता है और ये नदियां जाके उसमें पानी और मिला देती है, जिस वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है। और उसके बाद जो सबसे घातक काम करती है वो नेपाल से आने वाली नदियां करती है। यहां देखेंगे तो सरयू नदी जो जिसको आगे जाके घाघरा भी बोलते हैं, तो ये सरयू नदी सारण जिला में आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी मिला देती है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी इसमें पूरा पानी मिला देती है। गंडक के वजह से इस एरिया में पूरी तरह से बाढ़ आ जाता है। गंडक के बाद आती है बूढ़ी गंडक नदी, ये भी गंगा में पानी मिला देती है। तो ये एरिया पूरी तरह से ये गंडक के कारण बाढ़ में डूब जाता है। इसके इधर देखेंगे तो ये बागमती नदी है। बागमती नदी डायरेक्ट गंगा में न मिलके कोसी में मिलती है और ये कमला नदी, ये दोनों पानी बहुत ज्यादा लाती हैं और कोसी में मिला देती हैं। कोसी में ऑलरेडी पानी रहता है और कोसी में ये बागमती और कमला नदी पानी मिला देती है। कोसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोसी की ओरिजिन होती है वो नेपाल से और जब वहां से चलती है तो इसका एक फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ आपको हम ग्रीन कलर से डॉटेड कई ठो लाइन दिखाएं, वो पूरा एरिया कोसी का है, कभी इस डायरेक्शन से जाएगी तो कभी उस डायरेक्शन से जाएगी। ये इतना ज्यादा रास्ता बदलती है कि इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि बाढ़ लाती है और रास्ता बदलने की वजह से इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं रहता किस डायरेक्शन में जाएगी। तो लोग मान लीजिए इस साइड में बसे हैं और इस बार नदी इधर से गई तो अगली बार इधर से चली जाएगी, तो बहुत ही बड़े मात्रा में ये डिस्प्लेसमेंट करती है और यहां से आ जाती है महानंदा नदी। तो ये बिहार की जो नदियां हैं उत्तरी बिहार तो पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है। ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं
देती है। जो आपको ये समस्या भले लग रहा होगा कि ये बाढ़ की समस्या है, ये कुछ महीने की, लेकिन इसी वजह से उत्तर कोई इंडस्ट्रियल कोई बड़ी कंपनी नहीं आती है जानबूझ के। उसको पता है कि बाढ़ के समय हमको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो ये अगर इन बाढ़ की समस्या पर परमानेंट उपाय नहीं करेंगे तो उत्तरी बिहार और पूर्वोत्तर राज्य कभी डेवलप नहीं करेगा। तो ये उन लोग के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है इसको परमानेंट इलाज न करके। अब ये बाढ़ कुछ ही नदियां क्यों लाती हैं इसको समझिए। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियां बहुत हाइट से निकलती हैं, इस वजह से